जोहार साथी। आज हम लोग बोकारो की घटना पर चर्चा करेंगे। बोकारो में एक बड़ा खबर हुआ है, वहाँ झुमरा पहाड़ी में, वहाँ के जंगलों में। अखबार का शीर्षक ये है, बोकारो में 8 हार्डकोर नक्सली ढेर। तो बात शुरू करने के पहले आपको थोड़ी सी ये जानकारी दें कि नक्सली और माओवादियों में अंतर है। आमतौर पर अखबार वाले, मीडिया के लोग और पुलिस प्रशासन या सत्ता में बैठे लोग इस फर्क को नज़रअंदाज कर जाते हैं। नक्सली मूवमेंट तो कब का ख़त्म हो गया। अब उसको जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार जिससे आक्रांत है देश, और जो जो घटनाएं हैं, आदिवासी बेल्ट जो हृदय स्थली है, यानी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो है जो ट्राइबल इलाका है, उस इलाके में, उससे सटा हुआ उधर तेलंगाना जो है, ये सब जो इलाका है वो माओवाद से आक्रांत है पिछले कुछ वर्षों से। नक्सलवाड़ी मूवमेंट तो 60 के दशक में हुआ और इमरजेंसी और उसके कुछ वर्षों बाद तक धीरे धीरे उसका इतना कस के दमन हुआ कि ख़त्म ही हो गया। लेकिन हाँ, तो जो माओवाद के रूप में एक बचा हुआ है, जो चल रहा है, लोग बहुधा उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो भी नक्सली संगठन ही है। लेकिन इसमें फ़र्क है, दोनों में बहुत बेसिक फ़र्क है जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे भी रूढ़ हो गया है माओवाद के रूप में आशय समान है। लेकिन हम लोग चूँकि डिटेल्स जानते हैं, समझते हैं, उसको जानने का मतलब ये कि एक पत्रकार के रूप में हमको बोकारो में रहने का 2 दशक हम रहे और उस दौर में रहे जब माओवादी हिंसा या जो कहिए का दौर शुरू हुआ था, माओवाद का जन्म हुआ था। माओवाद का जन्म वही बिहार, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर पारसनाथ की पहाड़ी श्रृंखला में ही हुआ था उसमें। और इत्तेफाक से जो टुंडी धनबाद में कोयलांचल में केंद्र बना, पोखरिया आश्रम जहाँ था, जो शिबू सोरेन के आंदोलन का, धनकटनी आंदोलन का केंद्र बना, वही टुंडी, उसी टुंडी से माओवादी आंदोलन का फैलाव शुरू कोयलांचल में हुआ था। कोलाहिर हत्याकांड हुई थी, उसको हम लोग जानते हैं। उस समय थे वहाँ हम लोग। कोलाहिर हत्याकांड के बाद वहाँ जाकर वो उसका रिपोर्टिंग भी किए थे उसमें। तो साथ ही उसमें जो फ़र्क है उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। उसको वो ये है कि जैसे मान लीजिए, ये मेरी ही किताब है, झारखंड के आदिवासियों का संक्षिप्त इतिहास, कुछ वर्ष पहले इसको लिखे थे। इसमें यही है कि इतिहास में लोग जो अद्यतन यहाँ तक का नहीं लिखते हैं आमतौर पर, और हम उसमें धनकटनी आंदोलन को भी समेटे थे और माओवाद के विस्तार से कैसे फैलाव हुआ उसको भी। तो उस किताब में है, उस किताब का ही इसको संक्षेप में आपको पढ़ देते हैं कि सन 64 में कम्युनिस्ट पार्टी की 7वीं कांग्रेस हुई, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। ये हम बताना चाहते हैं कि माओवाद, इनके जो वंश वृक्ष है नक्सलवाड़ी मूवमेंट का, उसमें नहीं आता है। तो जो 64 में विभाजन हुआ, उसमें बीटी रणदिवे, ज्योति बसु, नंबूदरी पाल सहित 32 कामरेड
भाकपा को कि राष्ट्रीय परिषद से बाहर हो गए। इन लोगों का आरोप था कि डांगे वर्ग संघर्ष का रास्ता छोड़कर वर्ग सहयोग की बात करने लगे हैं, चुनाव की राजनीति में पूरी तरह संलग्न हो गए हैं और इस तरह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। मार्क्सवादी माने माकपा बनी सीपीआई से टूटकर। 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में किसानों ने सामंती उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उस वक्त पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और माकपा की ही एक बड़ी जमात को यह उम्मीद थी कि माकपा इस सशस्त्र विद्रोह को मदद कर जन आंदोलन की रक्षा करेगी। लेकिन उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की माकपा सरकार ने उस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। इससे विक्षुब्ध होकर माकपा के अनेक कामरेड पार्टी से निकलकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूनिस्ट बनाई, जिसके नेता कामरेड चारू मजूमदार थे, जिसमें सत्यनारायण सिंह, कानू सन्याल सहित पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत के अंतिम छोर तक के अनेक नेता शामिल हुए। यह संगठन बाद में सीपीआई-एमएल में बदल गई। कालांतर में उसी से टूटकर सभी नक्सली गुट बने। सत्यनारायण सिंह गुट, संतोष राणा गुट, विनोद मिश्रा गुट आदि। लेकिन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर माने एमसीसी के रूप में जिसको हम जानते हैं, लेकिन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर इस वंश वृक्ष की शाखा नहीं थी। एआईसीसीआर के गठन के वक्त ही पश्चिम बंगाल के परिमल दास गुप्ता गुट और आशीष सेन गुट ने माओइस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया, जिसे आज हम सब एमसीसी के नाम से जानते हैं या माओवादी के नाम से जानते हैं। उसको कुछ लोग झारखंड में लालखंडी भी कहा करते थे शुरुआती दौर में। इनका अन्य नक्सली गुट से शुरू से विरोध था। कुछ बेसिक अंतर था दोनों में। माओ के 3 वर्ल्ड थ्योरी, इंडिविजुअल टेररिज्म और इंडिविजुअल इनहेलेशन माने जमींदार का गला काट दो जो व्यक्तिगत, तो उससे खत्म हो जाएगा। शुरू में नक्सली समझते थे इस तरह की बातें। बाद में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी, मास ऑर्गेनाइजेशन आदि को लेकर मतभेद था। क्योंकि नक्सलवादी मूवमेंट में भी जो लोग शामिल थे वो धीरे धीरे बदल गए, बहुत कुछ उसमें चेंज हुआ। जैसे वो लोग व्यक्तिगत इनहेलेशन माने जिसको कहते हैं कि किसी का गला काट के 6 इंच छोटा कर दो, इसको समझ गए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, व्यवस्था बदलेगी नहीं, एक को मारिएगा दूसरा पैदा हो जाएगा जमींदार सामंत। तो उन लोगों ने छोड़ दिया, मोर्चा बनाना छोड़ दिया, चुनाव लड़ना वो नक्सली कहते थे हम नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने लगे। ये सब हुआ। लेकिन माओवादी शुरू से और हिंसा की राजनीति भी छोड़ दी वो लोग इस हद तक, माने इस रूप में कि वो बोलते थे कि आंदोलन की हिफाजत के लिए थोड़ा बहुत हथियार या इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हिंसा की राजनीति में हम अब विश्वास नहीं। सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। माले एक जो बड़ा संगठन था, अभी चुनाव झारखंड में भी लड़ा है, बिहार में भी लड़ा है। तो इसी तरह और गुट के लोग भी जितना चुनाव लड़े हैं लोग। तो लेकिन जो माओवादी जो गुट था, जो माओवादी संगठन जो बना, वो लोग शुरू से 2-3 चीज के लिए प्रतिबद्ध रहा, कमिटेड रहा। एक तो चुनाव नहीं कभी लड़ना है, संसदीय राजनीति में नहीं जाना है। दूसरा
हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, इसमें उनका विश्वास, परम विश्वास रहा, अभी तक है। और तीसरा कि हिंसा में भी वो हिंसा क्रूरतम रूप से करते हैं, जानबूझ के। जैसे मान लीजिए कि आपको फायरिंग हुआ इधर से उधर से, या तो आसानी से आजकल तरह-तरह का हथियार है, आप मार दीजिए एक दूसरे को। लेकिन वो लोग हिंसा क्रूरतम रूप में करते हैं ताकि उससे आतंक पैदा हो। जैसे पीट-पीट के मार देना, मारने के बाद अंग-भंग करना, इस तरह का काम माओवादियों का रहा है। अब उसका एक उनके हिसाब से अच्छी बात ये है कि हिंसा की कम ज़रूरत पड़े, एक ही घटना हम करेंगे कुछ ऐसा, उससे इतना आतंक फैलेगा कि नहीं है। तो ये अंतर था। तो इसलिए नक्सल कहना जो अभी घटना हुई है, चाहे इस तरह की घटनाएँ आमतौर पर नक्सली शब्द चला दिया जाता है। नक्सली, माओवादी में ज़मीन में फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है और शुरू से रहा है। तो खैर साथी, इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना है, केवल आपको समझाने के लिए एक बेसिक चीज़ बताए। और नक्सलवादी मूवमेंट के जस्ट कुछ पहले से माओवादी सक्रिय थे इस इलाके में। अब यहाँ पर ये हम कह दें कि हम किसी भी रूप में माओवाद का समर्थन नहीं करते हैं। सीधा उसका सैद्धांतिक कारण है, क्योंकि हम मानते हैं, जेपी भी कहते थे, जेपी तो कहते थे कि ठीक है, आप हिंसा से करो, अहिंसा से करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, करके देखिए। सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, इतना संगठित रूप है कि आप क्या मुकाबला कीजिएगा गुरिल्ला युद्ध से, थोड़ा बहुत इस तरह का, इससे नहीं होने वाला। जैसे लिट्टे जो श्रीलंका में था, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था वो एक तरह से, और कितने तरह का वो, माने एक युद्ध देश से ही लड़ रहा था वो अपने ही अंदर में। लेकिन जब सरकार तय कर ली कि दमन करना है, दमन कर दी। माओवादी भी देखते देखते 50 बरस हो गए, 50-55 बरस, और लगातार हिंसा प्रतिहिंसा का दौर चलता रहा है। लेकिन वो अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन, शोषण उत्पीड़न पर टिकी ये व्यवस्था खत्म हो, बदले, उस दिशा में क्या बढ़ सके। सर्वहारा यानी वंचित जमात का सत्ता पर कब्जा हो, क्या हो सका उस दिशा में, इतना सा भी बढ़ पाए हैं। तो उस वैसे हिंसा से क्या फायदा है। बड़ा जितना आंदोलन झारखंड में हुआ है, नक्सली मूवमेंट से हुआ, न माओवादियों के द्वारा हुआ। चाहे बड़े बांध के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे अभी फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा, आप जैसे नियमगिरी में ही, जैसे वहाँ पर बॉक्साइट का खनन नहीं है पहाड़ का, इसके खिलाफ जो आंदोलन चला, सब शांतिमय संघर्ष से चला, जनता की व्यापक भागीदारी से चला। तो हिंसा जो जिसके मूल में है, और उस हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। आप उतनी ताकत कभी संजो नहीं पाएंगे कि आप लड़ सकेंगे। और ये तो अंत में यही होता है कि लोग या हिंसा प्रतिहिंसा में, ठीक है, आज ये मारे गए और शाह कह रहे हैं कि नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। ख़त्म कैसे होगा जब तक शोषण और उत्पीड़न है समाज में, जब तक विषमता है, भयंकर गरीबी है, जब तक लूट है, उत्पीड़न है, तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जन्म लेगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए ठंडा पड़ जाएगा, फिर एक दूसरा समूह उठ खड़ा होगा और वो करेगा। क्योंकि होता ये है इसमें कि भाई हम तो इस रूप में देखते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो,
अच्छी से अच्छी व्यवस्था जिसको कहते हैं, सब कुछ ठीक है, राम राज्य जैसा ही लोग बोलते हैं उस जमाने वाला, वैसी व्यवस्था, वैसा शासन प्रणाली हो जहाँ सबको सुनी जाए और सब कुछ हो। तो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था में हो सकता है कि कुछ लोगों को असंतोष रह जाएगा, रहेगा, तो क्या किया जाएगा? तो तरीका यही है कि उस असंतोष से निकलने का रास्ता होना चाहिए। रास्ता क्या हो सकता है, कैसे होगा? तो उसके लिए गांधीवादी तरीका है, अन्याय के खिलाफ शांतिमय तरीका है। हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, आमरण अनशन करेंगे, घेराव करेंगे, विषम परिस्थिति में सड़क जाम करेंगे, यानी जो भी तरीका हो सकता है शांतिमय तरीके का हम प्रतिरोध करेंगे, जिसका प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए देश से असहयोग करेंगे, ये सारा चीज है। तो सत्ता के लिए भी ये फायदेमंद है कि वो शांतिमय तरीके से चल रहे आंदोलन को देखे, समझे और उसे वो उसका समाधान का रास्ता निकाल ले। यदि आप उसको नहीं कीजिएगा शांतिमय तरीके से, आप चीज़ों का समाधान नहीं निकालिएगा, उस आंदोलन को की इज्जत नहीं करिएगा, जन प्रतिरोध का सम्मान नहीं कीजिएगा। जनतंत्र तो यही ना है, जनता ही ने चुनकर आपको सत्ता में भेजी है, तो आप यदि उसका सम्मान नहीं करेंगे तब क्या होगा? जनता के पास क्या रह जाएगा उपाय? तो अंत में यदि लगातार शांतिमय तरीका विफल होता है और उसमें अंत में लोगों का धीरज छूट जाता है और लोग हिंसक तरीके में चले जाते हैं। एक बार चले गए तो वहाँ से लौटना नहीं है। या तो आप वहाँ संगठन, जो माओवादी संगठन है उसके साथ रहिए, और नहीं तो पुलिस की गोली से मारे जाइए, यही होगा। ये इस नियति है उनकी, इसलिए हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चों को तो एक शांतिमय संघर्ष, यदि अगर जुलूस और प्रदर्शन में भी भाग लेने की जरूरत होगा तो हम नहीं जाने देंगे। उनको चाहेंगे कि वो अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छे करियर में जाए, नौकरी करे, और वहाँ आह्वान करते रहें कि जन क्रांति में भाग लो, जाओ और लड़ो। माने संघर्ष क्षेत्र के बाहर रहकर क्रांति के गीत गाना बड़ा मजेदार होता है। ज़्यादातर हम लोग का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग है जो लोग सपोर्ट करते हैं उसको, हिंसक राजनीति को, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजते हैं उस आंदोलन में? जो लोग भी सपोर्ट करते हैं। दिक्कत और प्रॉब्लम तो ये है कि जिस जनता के लिए आप लड़ते हैं वो जनता भी आपके साथ नहीं खड़ी है। अब जैसे मान लीजिए आप चुनाव को धोखा मानते हैं, आप हमेशा चुनाव बहिष्कार की घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, धमकी देते हैं कि जो लोग वोट देने जाएगा उसका अंगूठा काट लेंगे, बम विस्फोट इधर उधर कर दिए, 2-4 ठो ये वो कर दिए, और जनता व्यापक, माने जनता में झारखंड में चाहे आदिवासी बहुल इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रहा है आजकल। आप पिछला ही रिकॉर्ड देख लीजिएगा, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र से भी ज़्यादा महाराष्ट्र वगैरह के गांव से ज़्यादा झारखंड के गांव में वोटिंग हुआ है। तब एक तरफा तो वो एक रोमानियत, और ये है, इसका मतलब एकदम साथी ये नहीं है कि हम उनको डिसओन करते हैं या गुंडा मवाली और नृशंस हत्यारा मानते हैं, ये भी नहीं है मेरा। हम मानते हैं कि एक दर्शन है जो हिंसा की राजनीति में विश्वास करता है और लगता है उसको कि इसके द्वारा होगा, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हिंसक तरीके से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ही साथ नहीं देगी आपको उसमें। आपको हमेशा छिट पुट कर गुरिल्ला युद्ध या इस तरह का तैयारी करना और ये करना,
एक बार बागी बनी है तो फिर भागते फिरिए पुलिस से, फिर जिंदा रहने के लिए लेवी वसूलिए, हथियार खरीदने के लिए लेवी वसूलिए। यदि विदेशी सत्ता से या विदेशियों से साठगांठ कीजिएगा तो उसके इशारे पर काम कीजिए। और उसके बावजूद आप देश की जो एक संगठित शक्ति है, सेना है, पुलिस है, आर्म फोर्स है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे युद्ध से फायदा क्या? केवल आत्मतोष के लिए, संतोष के लिए। ये बकवास है, तो हम उसको नहीं मानते। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जैसा भाजपा की सरकार या पूर्ववर्ती सरकारें भी, कांग्रेस भी करती रही है कि नक्सलवाद को हो या माओवाद को हो, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में ट्रीट करती है। हालांकि बोलती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि ये एक सामाजिक बहुत तरह का और जटिल प्रश्न है इसको नहीं। लेकिन व्यवहार में यही होता है कि आप फोर्स से, ताकत के बल पर दमन करके आप उसको ख़त्म करते हैं, और सत्ता को इसमें कुछ नुकसान भी नहीं होता है। और कौन मारा जाता है? कभी कभार कोई बड़ा अफसर भी होता है, मारा जाता है, लेकिन आमतौर पर मारा जाता है जवान, जो किसान का ही बेटा होता है, जो सेना में जो भर्ती होती है, चाहे आर्म फोर्स में, चाहे जो है, जो जाके आगे मुकाबला करता है, फ्रंट पर हो चाहे अंदरूनी, जो जो इस तरह के चीज़ें होती हैं उससे मुकाबले में जाता है। तो फ्रंट पर वो लड़ने कौन जाता है? वो साधारण जवान जो रहता है, चाहे पुलिस बल हो, चाहे सुरक्षा बल के लोग हों, उसमें मामूली लोग ही होते हैं, किसान मजदूर के बेटे ही होते हैं जो मारे जाते हैं। तो ये मारा जाने वाला भी किसान मजदूर का बेटा अब मरा है। इतना बेरोजगारी है कि 10 तो मरा, जगह खाली हुआ तो लोग भर देगा उसको। सत्ता को क्या परवाह है कि लोग मरता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, मरते हैं। और जिसको मारते हैं वो तो आप कहते हैं उसको तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आतंकवाद को मिटा रहे हैं, ये वो। उसको कभी ठंडे मन से, चाहे ठंडे दिमाग से, कभी उन कारणों को दूर करने की कोशिश नहीं होती है जिससे आतंकवाद पनपता है। तो साथी, इस मामले में तो कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज यहीं समाप्त करते हैं। इसमें रोचक चीज़ ये है कि शुरुआती दौर में, इसको हम लोग कल बात करेंगे, कल या परसों कल, वो ये कि एक बहुत मज़ेदार इत्तेफाक रहा है कि कोयलांचल में, जैसे चतरा, पलामू, इन सब इलाकों से होता हुआ वो आया, लेकिन जो दिखाई देने लगा माओवाद और माओवादी अभियान, कार्रवाइयाँ, वो कोयलांचल में शुरू हुई, टुंडी में शुरू हुई, धनबाद में हुआ था। सबसे पहला जो मेरे हिसाब से था, कोलाहिर हत्याकांड था 87 में। हाँ, उस समय तक बहुत कन्फ्यूजन था कि, क्योंकि ए.के. राय भी एक कमेटी बनाए थे, मार्क्सवादी समन्वय समिति, और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन, जो है, इन लोगों का भी नाम एमसीसी ही था। लालखंडी के रूप में जाने जाते थे। तो वहाँ पर इस बात को हम आज समाप्त करेंगे कि टुंडी में इनका प्रवेश बहुत पहले से हो गया था, लेकिन वहाँ जब शिबू सोरेन का धटकटनी आंदोलन शुरू हुआ, एक प्रचंड बड़ा आंदोलन, तो उनका प्रवाह रुक गया। माओवादी आंदोलन या माओवादी जो अभियान था, उसका फैलाव रुक गया। और
उस समय तक रुका रहा जब तक शिबू सोरेन वहाँ मजबूती से टुंडी में रह के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। लेकिन जैसे ही शिबू सोरेन संसदीय राजनीति में गए और धीरे धीरे वो इलाका छूट गया उन, तो वहाँ जैसे होता है ना कोई वैक्यूम खाली हो जाता है तो चारों से हवा आके उसको भर देता है। तो उसी तरह जैसे शिबू सोरेन वहाँ से हटे वैसे ही माओवाद का वहाँ प्रवेश हुआ और बहुत तेजी से फैला। और एक फैक्ट है कि शुरुआती दौर में जो उनका टकराव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से ही हुआ। अब बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की उन लोगों ने हत्या की, लोगों को मारा, ये भी हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो झामुमो का हार्डकोर वर्कर था, जिसको लगता था कि महाजनी शोषण के खिलाफ चला हुआ आंदोलन जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, इसी बीच गुरुजी यहाँ से चले गए, तो वो जो कैडर था जो उसमें थोड़ा उग्र स्वभाव का था, वही सब माओवादी दल में एमसीसी में शामिल हो गया। वही उसका बुनियाद बना। और शुरू में उन लोगों ने फिर वो लोग जानता था चुन कर वहाँ पर टुंडी में कसकर जो झारखंडी नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे, उनकी हत्या की। तो साथ ही आज यहीं तक बात रखा जाए, इसका नतीजा भी यही निकलता है कि शोषण उत्पीड़न या ग्रामीण इलाकों में यदि जनवादी तरीके से आंदोलन चलता रहता है या जो राजनीतिक वहाँ जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए राजनीतिक दल सक्रिय रहें या सामाजिक संगठन सक्रिय रहें, कुछ ना कुछ शांतिमय तरीके से चलता रहे तो वो ठीक है। यदि वैसा नहीं होगा तो वहाँ हिंसक राजनीति को अवसर मिलेगा। तो आज हम आप इस बात को यही समाप्त करते हैं कि माओवादी हिंसा या ये जो भी कार्रवाई हार्डकोर जो मारे गए हैं लोग, ये कोई जश्न मनाने का नहीं है। वो हमारे ही समाज के भटके हुए युवक गए थे। और क्यों गए वो? क्योंकि शोषण उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का कोई जनवादी तरीका उनके सामने नहीं था और उनके पास उनको वही लगा रास्ता। क्योंकि हो सकता है ये भी हुआ होगा कि जैसे हम तो अपने उपन्यास में रेड जोन में भी बहुत विस्तार से इस प्रकरण पर लिखे हैं कि कैसे कैसे उसमें कालीचरण नाम का एक पात्र है, दुर्गा नाम की उसकी बहन है, दोनों कैसे माओवादी बन जाते हैं उसकी कहानी है। वो लोग विस्थापित लेवाटार के लोग थे और वो लोग किस तरह आंदोलन करते रहे अपने अस्तित्व के लिए और अंत में कोई रास्ता नहीं हुआ तो अंत में चले गए उस आंदोलन में। और पूरे किताब में माओवाद का जो कंट्राडिक्शन है वो सब भी है उसमें। तो खैर साथी बहुत तरह का विषयांतर हम करते जाते हैं बीच बीच में, लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो नृशंस हत्यारे, गुंडा, मवाली या इस तरह के लोग नहीं थे। ये तो आपको ये कहना चाहिए और उनके प्रति भी कहीं ना कहीं सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से समाज के सताए हुए लोग थे और शोषण उत्पीड़न के शिकार थे और अंत में भटक के वहाँ चले गए थे। हम लोगों में इतना धीरज नहीं कि हम उसको कर सकें, उनको वापस ला सकें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जब शोषण उत्पीड़न
और भयानक विषमता का ये दौर जारी रहेगा, उस उसको वो यदि खत्म नहीं होगा, तो ये माओवाद या इस तरह का हिंसक गतिविधियां भी खत्म शायद नहीं होगी, हमको नहीं लगता है। बहुत वर्षों से चल रहा है, कई बार इस तरह की घटना होती है तो लगता है कि हाँ अब खात्मा हो गया, 10-20-50 रोज में फिर कहीं एक घटना हो जाएगी तो फिर होगा कि अभी भी जिंदा है माओवाद। और ये है, तो ये अंतहीन सिलसिला है और इसका समाधान निकलना चाहिए, और निकलने का तरीका ही है कि शोषण और उत्पीड़न पर टिकी ये व्यवस्था जो है वो खत्म हो। धन्यवाद साथी, फिर हम लोग बात करेंगे इस विषय पर अभी।